तो आज हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट के आए हैं रिजल्ट और रिजल्ट आए हैं थोड़े ख़राब, जिसके चलते यहाँ पे शेयर प्राइस में देखने को मिली है 5% की गिरावट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्राइडेंट के रिजल्ट्स, करेंगे फिनेंशियल एनालिसिस, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और पूरे बिजनेस को समझेंगे, कंपनी करती क्या है, कैसे क्या क्या काम होता है और क्यों इसकी शेयर प्राइस में अभी यहाँ पे आई है गिरावट, और सारी चीज़ों को समझेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें हमारा आउटलुक क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के भी चेंजेस जान लेंगे, और हम ये भी बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करें, सेल करें, होल्ड करें, वैल्यूएशंस, डेप्ट, नेटवर्थ वगैरह, और सारी चीज़ें हम लोग आपको बता देंगे। एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे इसके लिए क्या टारगेट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये सारी चीज़ें। चलिए, अगर हम बात करें सबसे पहले ट्राइडेंट के बिज़नेस की, देखो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, किसी का भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, तो उसके बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्राइडेंट के जो बिज़नेस हैं, एक है बाथ लिनन का बिज़नेस है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग बाथरूम रिलेटेड टेक्सटाइल बनाते हैं। फिर एक है इनका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा एक जो सेगमेंट है वो दूसरा सेगमेंट है इनका बेड लिनन, ठीक है। और उसके अलावा जो दो अलग सेगमेंट है वो है पेपर और केमिकल, जो कि बहुत ही कम बिजनेस होता है उसके अंदर। मेनली ये टेक्सटाइल कंपनी जो कि होम फर्निशिंग के काम करती है, होम डेकोर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें बनाती है। चलिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत पहले फटाफट हाईलाइट्स और समराइज में जान लेते क्या क्या हुआ है। अगर आप देखोगे बाथ और बेड लिनन का जो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ है 52% और 109% का ग्रोथ है। YoY बेसिस पे 92% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हुआ है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब होता है 100 टन की अगर मेरी कैपेसिटी है बेड लिनन के अंदर, तो मेरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 92 टन्स बन रहा है, ठीक है। अभी इसको हम शायद यहाँ पे ये लोग मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको मीटर में समझा देता हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स से अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स जो इनका ओन ब्रांड है होम टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 560% की ग्रोथ है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इस समय अभी ई कॉमर्स की ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कंपनी ने 650 करोड़ का यहाँ पे जो लोन है उसका रिपेमेंट कर दिया, ये एक हाईलाइट है जो कि पॉजिटिव साइड है। बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम यहाँ पे रहती 1353 करोड़, पिछली बार से 35% से बढ़ी है। इबिटा मार्जिन में यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिला है, जो कि काबिल तारीफ़ है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके अंदर 90% की ग्रोथ है, 76 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें। FY21 की अगर हम बात करें तो 4% का रेवेन्यू कम हुआ है, और वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे 0.7 से कम हुए हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग 0.1 से कम हुए हैं। बट फिर वहीं अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखते हो 1.2% की तेज़ी, बट स्टॉक में जो तेज़ी आई है वो लगभग डबल हो चुका है पिछले एक साल के अंदर। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों अपने को Q4 के रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं Q4 FY21 से। पिछली बार क्या था, लॉकडाउन वगैरह हो गया था मार्च में, अगर आप देखोगे ना तो 15-20 दिन तो बंद था, तो उसके कारण बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो गई थी, और पिछली बार धंधा बहुत कम हुआ था, लास्ट के 10-15 दिन कोई धंधा नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पे Q4 FY20 के जो रेवेन्यू था वो कम है, और उसका इंपैक्ट यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एक लो बेस इनकम वाले क्वार्टर को, जो खराब क्वार्टर को एक नॉर्मल क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप इसका YoY के अलावा अगर आप Q-on-Q एनालिसिस करोगे ना, जब आप Q4 के रिजल्ट Q3 से डिस्कस करोगे, तो आपको यहाँ पे समझेगा कि यहाँ पे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्थ 3317 करोड़ रुपए रही है। नेट डेप्ट यहाँ पे 1423 करोड़ हो गई है। नेट डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 0.4 रहा है, पिछली बार से कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। नेट डेप्ट टू इबिटा भी यहाँ पे कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। ओवरऑल कंपनी ने जो नेट डेप्ट अगर आप देखोगे तो लगभग 200 करोड़ की यहाँ पे नेट डेप्ट का यहाँ पे रीपेमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें बाकी सारी चीज़ों की, इबिटा और फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखोगे तो इस बार जो फाइनेंस कॉस्ट रही है वो 23 करोड़ रही है, पिछली बार 28 करोड़ थी। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई है क्योंकि कंपनी ने थोड़ी बहुत डेप्ट का रिपेमेंट किया है। वहीं पे अगर आप पूरे साल की फाइनेंस कॉस्ट को देखते हो तो यहाँ पे सेम रहती है। टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर हम लोग ने बात करी कि यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है 46% की ग्रोथ है, और वहीं पर अगर आप देखोगे तो इनका इबिट है वो यहाँ पे 263% से बढ़ा है। पेपर सेगमेंट जो कि खराब परफॉर्मिंग सेगमेंट है, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो यहाँ पे 218 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, पिछली बार 214 करोड़ का था। बिल्कुल मतलब आप समझ लो फ्लैट ग्रोथ भी नहीं है। ईबिट की अगर हम बात करें तो ईबिट यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे अगर आप देखोगे 58 करोड़ का था, इस बार 61 करोड़, तो बहुत ही डिसेंट ग्रोथ है इस सेगमेंट में, पेपर वाल और केमिकल वाले में। कंपनी ने यहाँ पे जो कंपनी के चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करी है और कोविड-19 के कारण, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्रोइंग फॉरवर्ड हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे। विजन 2025 क्या है, अगर ये जानना चाहते हो तो हम लोग ने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, तो आप वो जाके आई बटन पे दबाओगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बारे में भी विजन 2025 जो कि इनका एक प्लान है, बेसिकली एक्सपेंशन और वो सारा बिजनेस प्लान है, तो वो सारी चीज़ें वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर भी हम लोग यहाँ पे वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे करते हैं यहाँ पे YoY के अलावा QoQ एनालिसिस, तो अगर आप यहाँ पे स्टैंड अलोन के अलावा कंसोलिडेटेड की बात करें, देखो रेवेन्यू अगर आप देखोगे 13,000 मिलियन की जगह 13,400 मिलियन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू पिछली बार से यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरऑल तो अच्छी रही है, स्टैंड अलोन में भी अगर आप देखोगे तो ये परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर आप बात करोगे, 1490 मिलियन का यहाँ पे जो पिछली बार प्रॉफिट हुआ था वो 974 मिलियन का रहा है। तो आप ये समझो, मतलब 2000 मिलियन का अगर स्टैंड अलोन प्रॉफिट था तो 963 मिलियन, इधर तो आधा हो गया है और इधर भी लगभग आधे के करीब ही हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, उसके पीछे क्या रीजंस है हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, एक तो पहली बात 304 मिलियन का तो एक्सेप्शनल गेन ही है, ठीक है। तो एक्सेप्शनल गेन के कारण ऑलरेडी ये अपना जो प्रॉफिट है 974 का ही बढ़ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्सपेंसेस में, तो एक्सपेंसेस में यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें बदल रही है। जो सारी जो एक्सपेंस है ना ओवरऑल अगर आप देखोगे, बेसिकली ये जो फिनिश गुड्स वाला ये वाला जो लाइन आइटम है ये बहुत बढ़ गया है। फिर बाकी सब में भी अगर आप देखोगे तो ये जो फिनेंस कॉस्ट है, फिनेंस कॉस्ट डबल हो गई है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं इनके कारण यहाँ प्रॉब्लम बन गई है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो EPS की, तो अगर आप देखोगे EPS यहाँ पे 0.61 का EPS रहा है। ओवरऑल फिनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे पिछली बार से भी रेवेन्यू कम हुआ है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कम हुआ है। तो ये परफॉर्मेंस पिछली बार से ख़राब रही है। अगर आप पी रेशो की बात करो तो अभी इसका भाव करीबन 16 रुपये चल रहा है। 16 रुपये को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 0.61 से, तो यहाँ पे जो आपको पी आएगा ना वो 26 रुपये का पी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये P&L की बात हो गई। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो मैंने जैसे कि बताया था, इनका जो पेपर केमिकल वाला बिजनेस है ना वो बहुत ही ख़राब है। मतलब ख़राब तो क्या है, बेसिकली उसके अंदर क्या स्कूल नहीं खुल रहे ना, तो उसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है और यही एक मेन रीज़न है कि पिछले बार का रेवेन्यू क्यों कम है, ठीक है। तो ये वाला जो बिज़नेस है वो ठीक है। अच्छा, अगर आप देखोगे यहाँ पे अपनी इक्विटी, तो ये इनकी नेटवर्थ है। नेटवर्थ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेटवर्थ के बारे में तो बातें हो चुकी है। करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ओवरऑल डेप्ट का पेमेंट किया है जो कि यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी है। अगर नॉन करंट की बात करें और फिर करंट लाइबिलिटीज़ में देखें तो वो यहाँ पे बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोरोइंग्स के अंदर अगर आप देखते हो फिनेंशियल लाइबिलिटीज़, तो ये वाला जो पोर्शन है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। कैश फ्लो के अंदर तो ठीक है, कोई ज़्यादा अगर आप देखोगे तो कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी ठीक है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें बात करें। अगर आप वो देखना चाहते हो कि वो जो इस बार क्यों हुआ है, FY21 में जो गेन हुआ है ना, वो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे कोई अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बेचे थे सब्सिडरी और उनके अंदर शेयर्स वगैरह बेचे थे, उसके कारण यहाँ पे कंपनी ने ये गेन वगैरह बुक किया है। तो बेसिकली अदर इनकम का पार्ट है जो कि एक्सेप्शनल आइटम है, बार बार नहीं होगा, उसी को एक्सेप्शनल आइटम कहते हैं। उसी के अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी को ROD TEP की जो थोड़े बहुत यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 5 अप्रैल 2021 को इनके एक वेयर हाउस के अंदर जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी MP में, उसके अंदर यहाँ पे आग लग गई थी। बट यहाँ पे कंपनी ने बोला कि डे टू डे ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये आग लगने के कारण लॉस ऑफ इन्वेंट्री वगैरह हुआ है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें भी बदल गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी कंपनी में आग वाग लग रही है तो ये सब चीज़ों को प्रॉब्लम होता है। देखो, अगर कंपनी अच्छी होती है तो यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और अच्छा, कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया 0.36 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। चलिए, ये सारी आ गई फिनेंशियल्स की। थोड़ी बहुत यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें, अगर आप देखोगे तो ये अपना ओवरऑल बिजनेस है। तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे तो इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, ये इनका $1 बिलियन का बिजनेस, USD $1 बिलियन का बिजनेस ग्रुप है। अगर आप देखोगे ट्राइडेंट की जो जर्नी है वो कहाँ से कहाँ आई है। चलिए, तो अगर आप देखोगे सबसे पहले इन लोग ने यार्न मैन्युफैक्चर के जैसे 1990 में बिजनेस चालू किया था, फिर टेरी ट्रैवल का बिजनेस चालू किया, फिर पेपर और केमिकल सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट में आए, फिर यार्न और जो टेरी टॉवल का जो बिजनेस था उसके अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन किया और फिर पेपर सेगमेंट के अंदर कॉपियर पेपर के अंदर है। 2010 से 20 के बीच में यहाँ पे बेड लिनन का सेगमेंट वगैरह चालू किया। फिर इन लोग ने ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट को यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन अचीव करी नॉर्थ के अंदर।
फिर ई कॉमर्स चालू किया। और अगर आप देखोगे अभी विजन 2025 क्या है, जो कि बहुत ही आने वाले टाइम का इंपॉर्टेंट है, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू इनका टारगेट है बाय यहाँ पे 2025। पैट मार्जिन 12% का है, और ट्राइडेंट को एक नेशनल ब्रांड बनाना है, और डिजिटल ई कॉमर्स का रेवेन्यू इनको जो यहाँ पे है वो सारी चीज़ें करनी है। और कंपनी को बोलना है कि यहाँ पे जो इनके ओवरऑल स्टोर जो कि अभी 12 है एक्सक्लूसिव, इसके टोटल स्टोर्स को यहाँ पे बढ़ाना है। कंपनी के यहाँ पे ओवरऑल आप फुटप्रिंट देख सकते हो कहाँ पे है। तो ट्राइडेंट का यूके में ऑफिस है एंड न्यूयॉर्क में ऑफिस है, यूएस के अंदर है, फिर वेयर हाउसिंग वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इनकी प्रेजेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 कॉन्टिनेंट्स में इनकी जो प्रेजेंस है। पेपर के लिए यहाँ पे 54 कंट्रीज़ में, होम टेक्सटाइल के लिए 36 कंट्रीज़ में यहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल ग्लोबल कवरेज है। अच्छा, कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे 73% है। अब 73% स्टेक होने से क्या हो जाता है ना कि बाकी जो लोगों का शेयर हो वो आप देखोगे तो यहाँ पे अभी है ना डिमांड ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर के पास 73% है। अगर बाजार में 100 शेयर में से 70-75 शेयर अगर प्रमोटर के पास हो और बच्चे में 25 शेयर पे ही लोग बाग यहाँ पे गेम खेले, तो यहाँ पे क्या होता है ना, उन शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है, और उसके कारण यहाँ पे लो लिक्विडिटी और लो पब्लिक फ्लोट के कारण यहाँ पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है, और जिसके कारण यहाँ पे शेयर की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है। वैसे ही ट्राइडेंट के अंदर यहाँ पे शेयर होल्डिंग, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में अवेलेबल है वो करीबन 25% की है, इसलिए उनके शेयर की यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके अंदर यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे पिछले 6 महीने के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। डिविडेंड पे आउट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इस बार 53% का डिविडेंड पे आउट रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह हम लोग ने बता दिया है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, Q4 FY21 के अलावा अगर आप देखोगे तो अभी जो इनका रेवेन्यू है ना, इनका रेवेन्यू कितना है, 4,000 करोड़ का रेवेन्यू है। वहीं पे अगर आप देखोगे पैट यहाँ पे 346 करोड़ का है। और तो यहाँ पे अगर आप पैट मार्जिन देखते हो तो कितना आएगा, लगभग यहाँ पे 10% के करीब आएगा, 10% से भी कम आएगा। 346 डिवाइड बाय अगर हम करें 4535 तो यहाँ पे 7.6% का मार्जिन आएगा। बट कंपनी ने बोला है कि हमको यहाँ पे एक तो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है 2025 तक, और यहाँ पे 12% का यहाँ पे पैट मार्जिन लाना है। तो ये सारी चीज़ें थी अगर आप देखोगे। और Q4 FY21 की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, EBITDA मार्जिन और ये सारी चीज़ें जो थी। EPS वगैरह के बारे में हम भी बात कर चुके हैं, P रेशो और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। फिनेंस कॉस्ट के अंदर कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कम हुई है, बट यहाँ पे हमने देखा कि Q4 और Q3 के अंदर यहाँ पे फिनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। P&L स्टेटमेंट में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे, जो मैं बोल रहा था आपको कि ये जो अभी फिनेंस कॉस्ट का मेरे को झमेला अभी तक समझ नहीं आता है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि हाई क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी थोड़े बहुत कॉमर्शियल पेपर थे तो उसके कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत हाई हो सकता है। P&L अगर आप देखोगे तो ये जो परफॉर्मेंस है रेवेन्यू की अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कोई खास ग्रोथ ही अचीव नहीं करी है। पिछले 5 साल में वही 4,500 से करोड़ के बीच में ही इनका रेवेन्यू रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो, वही 350 करोड़ के लगभग इनका प्रॉफिट पुट ऑन होता है, और हर बार EBITDA भी उतना ही होता है, EBITDA मार्जिन भी उतना ही है। तो ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर, आप समझो ग्रोथ नहीं है। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी ने पिछली बार से लॉन्ग टर्म डेप्ट 749 करोड़ रुपये से कम करी है, और ये सारी चीज़ें पेमेंट कितना किया है, 1,034 करोड़ का पेमेंट किया है। और ये सारी चीज़ें, ये कंपनी के डेप्ट का चिट्टा बिट्टा है जो आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अभी फ्रेश कैपेक्स लोन बढ़ा लिए हैं और टर्म लोन्स वगैरह थोड़े बहुत लिए थे, और इसके कारण यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो ये कंपनी के ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ओवरऑल डेप्ट की सिचुएशन तो सुधरी है, ठीक है, बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो नेट डेप्ट अभी भी है ना। बैलेंस शीट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेट डेप्ट यहाँ पे एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी सुधार देखने को मिला है। कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह तो ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स पता नहीं कैसे कम हो रही है, कंपनी की फिक्स्ड एसेट धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक है। और नेटवर्थ की बात करोगे तो नेटवर्थ के अंदर भी कोई खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ROE यहाँ पे कंपनी का 13.2% है, और कैपिटल अगर आप बात करें यहाँ पे ROCE यानी कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10.1% है। फिर अगर आप देखोगे तो होम टेक्सटाइल के अंदर इनकी 5% की CAGR ग्रोथ है। 5% बहुत ही कम होती है, मतलब 5% तो मतलब सिंगल डिजिट ग्रोथ है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं, तो इंडिया एक वन ऑफ द मेजर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है जिसका ओवरऑल यहाँ पे 11% शेयर है। और यूएस के अंदर जो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्री वाइज अगर आप देखते हो ना, जो यूएस के अंदर मार्केट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाथ लिनन इंडिया और यहाँ से बिकता है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखो यूरोप के अंदर भी जो मार्केट है वो यहाँ पे इंडिया का अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मार्केट है। ये बेसिकली इंडस्ट्री का डेटा है, तो इनका यहाँ पे एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया यहाँ पे कंटिन्यू टू रोबस्ट रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, जो PLI स्कीम आने वाली है टेक्सटाइल के लिए, उसका यहाँ पे बेनिफिट इनको मिल सकता है, क्योंकि ये एक एक्सपोर्ट यूनिट है, इनका काफ़ी कुछ बिजनेस एक्सपोर्ट से जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं।
और वहीं पे कंपनी ने बताया ये ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल जो इनके CAGR ग्रोथ है इंडियन होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो 8.2 बिलियंस की रही है। अच्छा, कंपनी के कुछ ब्रांड्स की बात कर लो तो ये सारे कंपनी के ओवरऑल ब्रांड्स है जो कि यहाँ पे कंपनी जिन पे काम करती है। ओवरऑल इनके जो कस्टमर्स वो काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ पे इनका जो कपड़ा है ना वो भी प्रीमियम है। अच्छा, जैसे मैं बात कर रहा था PLI से कैसे फ़ायदा होगा, 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और यहाँ पे टॉप 5 कस्टमर 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। 100+ कंट्रीज़ में इनकी परफॉर्मेंस है और ये सारी देख सकते हो होम टेक्सटाइल जो इनका मेन बिजनेस है उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये उसकी परफॉर्मेंस है अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज होगा ना उतना यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कंपनी को फायदा होगा। बैड लिनन अभी भी 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। इससे क्या होता है ना कि कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो रिकवर करने में ईजी रहता है। अच्छा, एडवांटेज क्या है, ट्राइडेंट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अगर आप देखोगे स्ट्रॉ पेपर का मैन्युफैक्चरर है जिसकी एनुअल कैपेसिटी 1,75,000 मेट्रिक टन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर इनका मार्केट शेयर है कॉपियर सेगमेंट के अंदर 12% है। 30% मार्केट शेयर है नॉर्थ इंडिया के अंदर जो कि जहाँ पे नंबर 1 है। फिर वहीं पे कंपनी ने थोड़ी बहुत एंटीबैक्टीरियल नोटबुक्स वगैरह बनाई हैं और ये सारी चीज़ें हैं। और वहीं पे अगर आप देखोगे लोवेस्ट रॉ मटेरियल टू सेल्स रेशो है और ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेगमेंट है थोड़ा बहुत यहाँ पे खराब रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो FY20 से अगर आप ये देखोगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है, थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम रही है। तो जो कि यहाँ पे अब आने वाले टाइम में जब भी स्कूल्स खुलेंगे और यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह वापस चालू होंगे तो यहाँ पे पेपर की डिमांड बढ़ेगी। बट यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि आने वाले टाइम में ये जो डिजिटल अगर अपन ज़्यादा हो गए, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो गया तो पेपर की डिमांड कम हो जाएगी। EBIT मार्जिन के अंदर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करो तो EBIT मार्जिन इनका बहुत ज़्यादा खिसक गया है। तो पेपर के अंदर अगर आप देखोगे 25% का EBIT मार्जिन है बट होम टेक्सटाइल के अंदर 10% EBIT मार्जिन है। तो मतलब जो पेपर वाला बिजनेस है ना वो ज़्यादा परफॉर्मिंग है। अच्छा, ESG वगैरह यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अच्छा, कंपनी का यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड क्या टारगेट है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल पे इनको कॉस्ट कंट्रोल वगैरह करनी है, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने और वो सारी चीज़ें क्वालिटी वगैरह पे काम करना है। मेकअप इन इंडिया जो इनका मेक इन इंडिया का यहाँ पे टारगेट है ताकि PLI का बेनिफिट मिल पाए और ये सारी चीज़ें इनके ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल के अंदर। अच्छा, ई-कॉमर्स जो इनका ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई-कॉमर्स का जो रेवेन्यू है होम टेक्सटाइल ब्रांड का Q4 के अंदर Q-on-Q बेसिस पे 14% की ग्रोथ है और 560% ओवरऑल ग्रोथ है, ठीक है। अगर आप देखोगे इनने वर्चुअल शोरूम वगैरह ये सारे खोले हैं। अभी अगर आप देखोगे 50 लोग की टीम है इनमें और यहाँ पे अभी 17 कंट्रीज़ में लोग जा चुके हैं और इनकी ऑनलाइन अगर प्रेजेंस देखोगे 46+ यहाँ पे ई-कॉम वेबसाइट्स पे 46 साइट कैसी हो गई, मतलब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सारी तरह की जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का जो डिजिटल ये जो बेसिकली डेटा है ये कैसा चल रहा है और वो कैसे काम कर रहा है और वो सारी चीज़ें हैं। और ये ओवरऑल यहाँ पे इंटरनेट यूज़र्स का यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे चिट्टा बिट्टा है, ठीक है ना। तो ये डिजिटल यहाँ पे डेटा दिया है कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे। अच्छा, विजन 2025 रेवेन्यू ग्रो करना है पैट मार्जिन के साथ, ठीक है। नेशनल ब्रांड बनाना है, डिजिटल यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड बनाना है, ये इनका विजन है जो अगर आप देखोगे। और वहीं पे ओवरऑल ये सारे काम करने, नए बिजनेस नए प्रोडक्ट वगैरह डेवलप करने हैं। तो ये अगर आप देखोगे, अच्छा प्रोडक्शन वगैरह आप देख सकते हो इसमें कैसे कैसे होता है। पेपर के अंदर अगर आप देखोगे तो Q4 के अंदर बिजनेस चालू जरूर हुआ था बट मैं बोल रहा हूँ Q1 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस वापस ख़राब रहेगी और जैसे जैसे ये लॉकडाउन वगैरह हो रहे हैं तो इन सब चीज़ों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पेपर के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी हुई थी बट आने वाले टाइम में वापस ये Q1 के अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, विजन 2025 के बारे में यही है बेसिकली कंपनी का जो टारगेट है कि ये हम लोग को करना है, उसके बारे में हम लोग ने काफ़ी डिटेल में बताया था। मार्केट शेयर वगैरह में हमने बताया कि US और यूरोप के अंदर ये लोग लीडर है, इंडिया ओवरऑल लीडर है। तो ये सारी चीज़ें, लॉन्ग टर्म डेप्ट के बारे में भी बात कर चुके हैं। ओवरऑल कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है। अच्छा, ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑर्डर बुक का आउटलुक क्या है तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड रिवाइवल का आउटलुक है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है Q4 के अंदर वापस अच्छी रही है बट यहाँ पे सेकंड वेव के कारण ये सारी चीज़ें अभी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल प्रॉब्लम आ चुकी है। ऑर्डर बुक विजिबिलिटी इज ऑलरेडी नेक्स्ट 6 महीने के ऑर्डर इनके पास हैं और वहीं पे करंट डिमांड इनकी यहाँ पे पिकअप होने की उम्मीद है। और वहीं पे अगर हम बात करें कोविड-19 पे भी मैनेजमेंट ने कमेंट बताया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये कंपनी ने बोला है सेकंड वेव पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेवरल यहाँ पे स्टेट्स यहाँ पे ओवरऑल लॉकडाउन वगैरह में चली गई हैं और यहाँ पे जो है इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी ये बोल रही है कि क्या करने वाली है। अभी तो इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं, डोर टू डोर फैसिलिटीज़ वगैरह। बिज़नेस के बारे में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ अपडेट तो नहीं किया है।
अच्छा, यहीं पे अगर आप देखोगे द फर्स्ट क्वार्टर, और अगर आप ठीक है तो यहाँ पे तो कोविड-19 रिलेटेड तो कोई अपडेट है ही नहीं बिजनेस पे। तो ये सारा था ट्राइडेंट का हमारा एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग इसका पी रेशो, पीबी रेशो की बात कर लेते हैं। चलो, पी रेशो की अगर आप देखोगे तो 26 का पी है, जो कि अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। नेटवर्थ यहाँ पे 3300 करोड़ की है, मार्केट कैप 8600 करोड़ का, तो प्राइस टू बुक रेशो अपना आता है 2.6 का। ईवी टू इबिटा रेशो यहाँ पे 12 का आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की सिचुएशन तो अच्छी है, बट अभी यहाँ पे शेयर प्राइस में है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। ऑलरेडी ये शेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज 3-3.5% टूट चुका है। अगर आप यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 3-3.5% ये टूट चुका है। और वहीं पे पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी थी, इसकी शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ आई थी, और उसी के कारण यहाँ पे अभी आप देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग है। तो रिजल्ट के चलते जो यहाँ पे अगर आप देखोगे महीने भर में जो 7-5 दिन की जो ग्रोथ थी उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। अच्छा, क्या लेवल्स हो सकते हैं? देखो, अब जो सीधा सपोर्ट है ना वो 13 रुपये का ही सपोर्ट है। ठीक है, क्योंकि वही जहाँ से ये चालू हुआ था ना वहीं पे, तो 13 रुपये से पहले तो आप यहाँ पे सोचो ही मत कोई फ्रेश बाइंग करने के लिए। 13 रुपये पे आप फ्रेश बाय करो और वापस 16 रुपये पे बेचने का टारगेट रखो। एक छोटा सा बहुत ही यहाँ पे सिंपल सा टारगेट है। और Q1 के रिजल्ट्स खराब रहेंगे ये मैं जानता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें रहेंगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, आप सभी को पता है। अच्छा, जिन लोग की करंट पोजीशन है वो यहाँ पे एग्जिट कर ले, बिल्कुल करंट भाव पे कर ले। थोड़ी बहुत यहाँ पे बियरिश जोन बन रहा है, और यहाँ पे आने वाले टाइम में ये रेजिस्टेंस जो था 17.5 रुपये का रेजिस्टेंस था वो अभी यहाँ पे वापस क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जो इन लोग ने, अगर आप देखोगे 17.5 के बाद अगर 18.5 का जो एक रेजिस्टेंस है, तो ये 2 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 13 रुपये पे पहले बाय करो, करंट होल्डिंग सभी बेच दें अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 13 रुपये एक बाइंग जोन है। वापस आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं, 15, फिर 16.5, उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर 17.5 और 18.5 के ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मेरा टारगेट क्या है कि अगले 6 महीने में शेयर कहाँ जा सकता है और साल भर में कितना जा सकता है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 18 रुपये तक के यहाँ पे एक टारगेट आप देख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे कोई भी ये सोच रहा है कि यहाँ पे इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकती है, वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें बाय करना चाहिए अगर 13 रुपये का लेवल आता है तो मैं आपको मना करूँगा, क्योंकि Q1 के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें थी। किसी भी तरह के और एनालिसिस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर कीजिए वीडियो ट्राइडेंट का सभी शेयर होल्डर्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।